हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे मैंने बोला था कि 50 क्वेश्चन ये हमारे हो गए थे पिछले थर्ड एडिशन के, है ना। अब 50 क्वेश्चन के बाद 91 क्वेश्चन ला रहे हैं। 91 क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे थर्ड एडिशन के, जो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी। तो 91 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 51 क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो जो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो इसका आंसर क्या होगा। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। तो ये हमारी मांग नहीं थी प्रार्थना समाज में। तो प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़कियों की आयु में वृद्धि की मांग नहीं किया गया था, है ना। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में किया गया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे और 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने, है ना। और इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रानडे को जाता है। किनको। तो महादेव गोविंद रानडे को। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। और इन्होंने बाल विवाह, प्रथा तथा बहुविवाह एवं जाति पाति का विरोध किया था और स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। महादेव गोविंद रानडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बावन क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवरण शिपमेंट की बंदरगाह पर पहुंचा है। तो भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवरण शिपमेंट की किस बंदरगाह पर पहुंचा है। तो कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, या फिर आपका कोलकाता या पारादीप बंदरगाह। तो 52 का आंसर क्या होगा, डी होगा, पारादीप बंदरगाह। और अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था और दूसरा पोत गुजरात के बाड़ीनेर पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत, ठीक है, तीसरा। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है तथा चीन दूसरे देश पे है। तो भारत अपना तीसरे देश पे है। और समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में 13 बड़े 139 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। और कांडला वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक जवारीय बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। तो रामनाथ कोविंद जो हैं भारत के डैश राष्ट्रपति बने। तो मतलब कितनी बार बने, 13, 14, 15, 16। तो ये कितनी बार, 14 बार बने, है ना। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 ईस्वी से 25 जुलाई 2022 ईस्वी तक रहा। और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 ईस्वी से 25 जुलाई 2017 ईस्वी तक था। भारत के 15वें वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है। और इन्होंने 25 जुलाई 2022 ईस्वी को शपथ ग्रहण किया था। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई है ये संताल जनजाति से आती है। अब भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 13 मई 1962 ईस्वी तक था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सिंधु स्थल है और यहाँ पे स्थान है। तो लोथल आपका कहाँ है, तो लोथल आपका गुजरात में है। तो पहले का क्या है, पहले का आपका
चौथा, तो इसमें ए तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, है ना, बी है। और इसमें से देखते हैं तो राखी रोपण कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है? तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा, तो इसमें बी का सी का आपका दूसरा, तो और रोपड़ पंजाब, है ना, तो कालीबंगा राजस्थान, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। तो आंसर आपका क्या होगा, बी। रोपण आपका कहाँ जाएगा, तो रोपण आपका जाएगा पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, तो आपका आंसर होगा बी। देखो, लोथल, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, रोपण पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। लोथल के बारे में जानेंगे तो लोथल क्या है। लोथल एक भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था और इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। और रोपण पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसके उत्खननकर्ता कौन है, तो यज्ञदत्त शर्मा है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ से जूते हुए खेत का शस्य प्राप्त होता है। कहाँ से, कालीबंगा से, जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन है। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इनमें से कथन सही बताना है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है, 55 का देखेंगे। यह उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। यह उद्देशिका उस स्रोत का इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो 55 का आंसर क्या होगा, ए बी सी दोनों होंगे। भारत के संविधान के प्रारंभ में रखे गए उद्देशिका प्रस्तावना के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। और उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य का उल्लेख है, वे हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। और उद्देशिका में जनता की भावना तथा आकांक्षा सूक्ष्म रूप में समाविष्ट संविधान नियमों में उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। और संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। अब भारतीय राज्यों का कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना। और संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी है। इसमें वे उद्देशिका वर्णित है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। कौन से 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो ए पेटेंट विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार को उत्पन्न करता है, किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। नहीं, पेटेंट अपने मालिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं। तो 56-57 और देखते हैं। यह वह अनंत समय के लिए किया जाता है, तो हाँ, ये वह अनंत समय के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर सही होगा। पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है ना, और अनंत समय के लिए नहीं, अतः विकल्प सी वाला कथन सही नहीं है। और भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसका मुख्यालय कलकत्ता में और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश अनुसार काम करता है। पेटेंट एक अधिकार है।
पेटेंट क्या है तो एक अधिकार है किसी व्यक्ति संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके। और प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग से आवेदन देना होता है। और भारत में पेटेंट अधिनियम कब आया था तो 1970 में बना और इसे 1972 में क्या किया तो लागू किया गया। 1970 में बना और 1972 में से लागू किया गया। 57 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो कौन कौन सी गुजरती है तो 57 का आंसर तिब्बत चीन म्यांमार से, भूटान, नेपाल एवं भारत से, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। तो इसका आंसर सी होगा जो चीन, भारत एवं बांग्लादेश हो गया डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का आबोहवा तंत्र 3 देश से है, तिब्बत जो चीन और भारत और बांग्लादेश में स्थित है। इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है तो सुबनसिरी, संकोच, मानस, तीस्ता, पुतिमरी, बरेली आदि। इसकी बाईं ओर की सहायक नदी तो लोहित, दिबांग या शिकांग, बरेली, बूढ़ी, दिहिंग, धनसिरी एवं बराक आदि। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में तत्संगपो कहते हैं। क्या कहते हैं तो तत्संगपो को कहते हैं, जिसका अर्थ है शोधक। नामचा परवा पर्वत के निकट ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तब इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिबांग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है तो ब्रह्मपुत्र। जब ये असम में जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है तो जमुना के नाम से। 58 का निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? इसमें जो है इसमें से भारत की सीमा को कौन सा देश है जो नहीं लगता है? चीन, बर्मा, भूटान, ताइवान। तो इसका आंसर ताइवान नहीं लगता है ना। ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है और इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो ताइवान द्वीप है। और चीन से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि। और भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य निम्न: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अहमद अब्दुलासिस, इरिन बोकोवा, अल्बकावारी, आंद्रे ओजेबे। तो आंद्रे ओजेबे है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे ओजेबे 2017 से ईस्वी अभी तक फ्रांस देश के हैं। इरिन बोकोवा का कार्यकाल 2009 ईस्वी से 2017 ईस्वी तक बुल्गारिया देश के हैं। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त की एक विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। और यूनेस्को का मुख्य कार्यालय पेरिस में है और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका स्थापना कब हुआ था तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और इसके सदस्य देश कितने तो 193 है। और यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य क्या हैं? तो यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य जानेंगे तो सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा और उन्हें भरम उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, और सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, और उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रोत्साहित करना, और संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। किस राजनीतिक ने द कैलकुलेशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो आपका 60 का आंसर क्या होगा तो प्रणब मुखर्जी ने। द कैलकुलेशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। और देश की राजनीति में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती हैं। वे कभी देश के वित्त मंत्री रहे हैं तथा भारत के 13वें राष्ट्रपति भी बने हैं। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल 2004 से ईस्वी से 2014 ईस्वी
ईस्वी संभाला है। और चेसिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। चेसिंग इंडिया चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे और भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। ये एक शिक्षाविद प्रमुख राजनेता थे। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। और वेंकैया नायडू भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मूविंग फॉरवर्ड है ईयर इन ऑफिस है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। 61 का आंसर। या लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। ठीक है, ये भी ठीक है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ABC। लोकतंत्र में तीनों कथनों का समावेश किया गया। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। ठीक है। और ये कथन अब्राहम लिंकन का है। किसका? अब्राहम लिंकन का। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपनी सरकार को चुनती है। इसमें प्रतिनिधि वैश्विक मतदाताओं का स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्वक चुने जाते हैं। भारत के लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति का महत्व देते हैं। लोकतंत्र जिस आधार प्रदान करता है। चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। इसमें सभी व्यक्तियों का मत बराबर होता है। 1947 से 2022 तक उनके चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किसे किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद जो है इसको किस में किया गया है? तो ये किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। तो इसका आंसर यही होगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है और GDP में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ता है तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य विदेशों से आय को जोड़कर मूल्य अंश को घटाकर निखिल में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट SDR की पेटिका में आती है? USA डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीनी युआन, यूरोपीय संघ यूरो। ABCOD या उपयुक्त सभी। तो 63 का। तो इसमें से क्या होगा? तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा ना। ये सब आती है उपयुक्त सभी। US डॉलर जो जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूआन तथा यूरो से SDR बास्केट बना है। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था और IMF शीर्ष कोटा धारक देश अमेरिका 17.46%, जापान से 6.48%, चीन 6.43%, भारत और 2.76%। भारत का 8वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो 64 का आंसर आपका क्या होगा? तो पश्चिमी सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या गंगा के मैदान। तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है और ऐसे स्थान जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश संकट बना हुआ है। तप्त स्थल हॉटस्पॉट एरियाज कहलाता है। और किसी क्षेत्र की हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। जातीय बहुत्वता वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय पौधे हो
और 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी है। और हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मॉरे ब्रिटिश 1988। भारत में 4 हॉटस्पॉट स्मिथ हैं: हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। पश्चिमी घाट इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिमी तट के किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ी एवं उसके साथ लगे मैदान का क्षेत्र शामिल है। और ये भारत का शिष्ट जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे हॉट स्पॉट का दर्जा भी प्राप्त है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। पश्चिमी घाट में बेसलाइट एवं लेटरलाइट चट्टान पाए जाते हैं। केरल का सैटेलाइट वैली का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। गंगा का मैदान इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक है। यहाँ जीव जंतु, वनस्पति एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः भारतीय गैंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी, कछुए एवं मछलियाँ आदि जंतु पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो ये विटामिन के। तो विटामिन के यानी किलोक्यूबिन शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। उस कारण से इसको रक्त से द्रवरोधी पदार्थ कहा जाता है। विटामिन के का स्रोत है हरी पत्तियाँ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडे की जर्दी तथा पनीर। और ये यकृत के प्रतिबिंब नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन ए रेटिनल अत्यधिक स्निग्ध अल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। हम